देवरिया के रहने वाले नौशाद अहमद की शादी उसकी खुद की सगी बुआ की बेटी रजिया सुल्तान के साथ होता है। दोनों का ज़िंदगी बहुत अच्छा चल रहा होता है, 2-3 साल तक बहुत अच्छा कटता है। इसी बीच रजिया की ज़िंदगी में उसके खुद के भांजे की एंट्री होती है। अब रजिया जो थी उसका दिल आ जाता है अपने सगे भांजे रोमान के ऊपर। रोमान और रजिया एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, धीरे धीरे छुप छिपा करके मिलना मिलाना होते रहता है। इसी बीच अब इन दोनों को एहसास होता है कि इन दोनों के मिलने मिलाने में जो सबसे बड़ी दिक्कत वो है उसका खुद का पति नौशाद अहमद। और अगर नौशाद अहमद को रास्ते से हटा दिया जाए तो अब हम दोनों एक हो सकते हैं। अब इसी बीच ये दोनों प्लान करके अपने खुद के पति नौशाद अहमद की कत्ल कर दी जाती है। और कत्ल इतनी सफाई से की जाती है कि पुलिस को भी असली कातिल तक पहुंचने में काफ़ी कोशिश करनी पड़ती है। और चाहे वो पुलिस की फॉरेंसिक टीम हो, चाहे डॉग स्क्वाड हो, सारी टीमें लग जाती हैं। और अंत में एक छोटा सा बारकोड, उस बारकोड की सहायता से पुलिस इन असली कातिल तक पहुंचती है और इस पूरे घटनाक्रम का जब खुलासा करती है तो उस परिवार के साथ साथ पुलिस भी हैरान हो जाती है कि इतनी इतनी छोटी छोटी बातों पर कैसे एक पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जा रहा है। क्या है आज की ये पूरी सच्ची घटना, आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। आज की जो ये पूरी सच्ची घटना, ये घटना उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की, देवरिया जिले के तरकुलवा थाना लगता है, उस थाना के अंतर्गत एक गांव आता है पकड़ी छापर पटखौली। यहाँ के रहने वाले जितेंद्र गिरी को 20 अप्रैल 2025 को अपने खेत में एक सूटकेस दिखाई देता है। उस सूटकेस को जब ये ध्यान से देखते हैं तो उसमें से खून की कुछ बूंदें टपक रही होती, तो इनको शक हो जाता है कि हो ना हो इसमें किसी व्यक्ति की या किसी को मार करके फेंका गया है, उसकी लाश लग रही है। वो तुरंत अपने नज़दीकी थाना तरकुलवा को इन्फॉर्म कर देते हैं। अब पुलिस की जो पूरी टीम थी उसमें एएसपी अरविंद वर्मा, डॉग स्क्वाड के साथ पूरी फॉरेंसिक की टीम अपनी पहुंच जाती है सुबह सुबह उस खेत में। जब वो उस बैग को देखते तो उन्हें भी आशंका होता है कि हो ना हो इसमें ज़रूर किसी व्यक्ति की लाश है। बैग को धीरे से जब खोला जाता है तो अंदर का जो नज़ारा था वो बहुत हैरान करने वाला था। अंदर में ऐसा लग रहा था कि किसी व्यक्ति की लाश है और उस लाश को 2 टुकड़े में काटा गया है और काट करके उस ट्रॉली बैग में भरा गया है, जिसमें एक टुकड़ा जो था उस व्यक्ति का कमर से ऊपर वाला जो भाग था, इसको काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके प्लास्टिक के पॉलीथीन में पैक करके रखा गया था। और कमर से नीचे का भाग, पैर तक का जो हिस्सा था, इसको प्लास्टिक के एक बोरे में काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में उस सूटकेस में भर करके रख दिया गया था। अब पुलिस के सामने बहुत ऐसे सवाल थे कि आखिर इस कौन से व्यक्ति की ये लाश है, किस व्यक्ति की लाश है और इसे कौन यहाँ पर फेंका है, क्योंकि उस सुनसान गांव में कोई सीसीटीवी फुटेज ऐसा नहीं था या कोई ऐसे साक्ष्य नहीं थे जिस आधार पर पुलिस उस कातिल तक या मरने वाले तक पहुँच सकती थी। तभी पुलिस थोड़ी सी तत्परता से जब जांच पड़ताल करती है तो उस सूटकेस में एक छोटा सा बारकोड लगा होता है। और वो बारकोड ऐसा था कि जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे हम लोग एंट्री वगैरह करते हैं तो वहाँ पर एंट्री पे एक बारकोड लगता है जिसको स्कैन किया जाता है, एयरपोर्ट के ऑफिसर्स स्कैन करते हैं, तो वो बारकोड पुलिस को दिखाई दे जाता है। अब पुलिस उस बारकोड की सहायता से तुरंत एयरपोर्ट पर पहुँच जाती है। वहाँ से एयरपोर्ट अधिकारियों से इस बारकोड के बारे में डिटेल निकलवाई जाती है। तो जो डिटेल निकल करके आती है वो बताया जाता है कि ये जो बैग है ये नौशाद अहमद का है, जिसकी उम्र लगभग 38 साल है और ये फ़िलहाल अभी हाल फिलहाल में ही सऊदी से काम करके यहाँ पर लौटा है और अभी इंडिया में ही रह रहा है, और जिसका पता है यूपी के देवरिया के मैल थाना के भटौली गांव का रहने वाला है। अब जैसे ही पुलिस की पूरी सूचना मिल जाती है मरने वाला व्यक्ति कौन है, तो तुरंत पुलिस भटौली थाना पहुँच जाती है और भटौली थाना में भटौली गाँव पहुँचती है और पूछते पूछते पुलिस नौशाद अहमद के घर पर भी पहुँच जाती है। घर पर उसकी पत्नी थी, पत्नी रजिया सुल्तान, और उसकी एक छोटी सी 6 साल की बेटी थी। पुलिस पूछती है रजिया सुल्तान से कि तुम्हारा पति कहाँ है, नौशाद अहमद। तो वो कहती है कि वो रात से ही कहीं गया हुआ है और अभी हमको भी मिला नहीं है। तो पुलिस को उसकी बातों से शक होता है क्योंकि उसकी बातों में थोड़ा सा हड़बड़ाहट था, चेहरे पे पसीना आ रहा था। पुलिस को शक होता है। पुलिस की तुरंत टीम जो थी वो उस घर में भी दाखिल हो जाती है, नौशाद अहमद के घर के अंदर। तो पुलिस को घर में जगह जगह कुछ खून के छींटे वगैरह दिखाई देते हैं और एक छोटा सा सूटकेस भी दिखाई देता है जिसमें खून का कुछ बूंद लगा हुआ था। पुलिस को शक होता है और पुलिस तुरंत उस रजिया सुल्तान को गिरफ्तार करती है। पहले तो उससे पूछताछ करती है कि तुम सच सच बताओ क्या बात है, तुम्हारे पति की हत्या कर दी जा चुकी है, तुमको पता नहीं है, तुम्हारे घर में भी खून वगैरह मिला हुआ। तो पहले पुलिस को
काफ़ी गुमराह करती है अपने तौर तरीके से। लेकिन जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ शुरू करती है तो वो लास्ट में टूट जाती है। वो कहती है कि साहब, मैं और नौशाद इन दोनों की लगभग शादी हुई थी, आज से 6-7 साल पहले शादी हुई थी, लगभग 2015 में शादी हुई थी, और मेरी एक 6 साल की बेटी है। अब नौशाद जो था वो दुबई वगैरह में काम वगैरह करता था, सऊदी में, और घर कमाना जाना था। अब जब वो यहाँ से दुबई चले जाता तो अब घर पे मन नहीं लगता था। इसी बीच जो उसका खुद का सगा भांजा है, नौशाद अहमद का सगा भांजा जो है रोमान, वो धीरे धीरे जब नौशाद घर पे दुबई चले गया तो जब घर पे कोई नहीं रहता तो रोमान आता रहता था, अपनी मामी से भेंट मुलाकात करते रहता था। इसी बीच अब रजिया सुल्तान और उसका भांजा रोमान के बीच नज़दीकियाँ बढ़नी शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। पसंद करने के साथ साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी चालू हो जाता है। अब दोनों आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। इसी बीच 2 साल पहले नौशाद घर आता है तो वो एक बार अपनी बीवी को अपने भांजे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हुए भी देख लेता है, जिसमें बिना कपड़ों की ये दोनों एक दूसरे के साथ लिपटे हुए हैं। जब ये नज़ारा नौशाद अहमद देखता है तो थोड़ा वो गुस्सा भी होता है, आग बबूला हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी को माफ़ कर देता है। पंचायत भी बैठती है गांव में, पंचायत वालों के सामने वो कहता है कि अगर अभी भी मेरी पत्नी सुधर जाएगी तो मैं इसको रखने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पंचायत में ये फैसला होता है कि ठीक है, रजिया अगर सुधर जाएगी तो ये नौशाद के साथ रहे। फिर से सारा सब कुछ सही चल रहा होता है। इसी बीच फिर नौशाद जो था काम के सिलसिले में फिर से दुबई चले जाता है। वहाँ बताया जाता है कि ड्राइवर वगैरह का काम करता है। अब फिर वो चले जाता है। फिर अभी 10 दिन पहले वो लौट करके आया हुआ था, सब कुछ सही चल रहा था। 2 दिन बाद उसको फिर से वापस जाना भी था। अब जब वो दुबई चले गया था, अब आने से पहले, तो रोमान फिर से रजिया के साथ क्लोज रिलेशनशिप में आ गया था। ये दोनों मनमाना मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाना, ये सब सारी चीज़ें लोगों की हमेशा चल रही थी। लेकिन जब नौशाद वापस घर आया था तो इन दोनों का मिलना जुलना कम हो गया, क्योंकि नौशाद जो था इन लोगों को लगता था कि इसकी वजह से अब हम दोनों मिल नहीं पा रहे। अब ये मामी और भांजा दोनों मिल करके प्लान करते कि क्यों ना नौशाद को हमेशा के लिए टपका दिया जाए। 2 दिन बाद वो जाने वाला है सऊदी, और लोगों को बता दिया जाएगा कि वो सऊदी चले गया है। धीरे धीरे 1-1.5 साल के बाद वहाँ से ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन उड़ा देंगे कि वो वहीं पर मर गया है। लोगों को हम पे शक भी नहीं होगा और हम लोग बच जाएंगे। तो ये लोग पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, और प्लानिंग करने के बाद ये लोग 19-20 की रात में प्लानिंग करते हैं कि आज रात में ही नौशाद को ख़त्म कर दिया जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। इसके लिए रजिया जो थी वो दुकान से नशीला पदार्थ खरीद के लेके आ जाती है। वो नशीला पदार्थ कहती है रोमान से कि इसको पहले खिला देंगे, जब ये बेहोश हो जाएगा मेरा पति तो तुम आना मेरे घर पर, और अगर हो सके तो कोई ऐसा लड़का वगैरह भी होगा उसको भी लेते आना, और मार करके इसको फिर ठिकाने लगाया जाएगा। होता भी ऐसा है। रजिया नौशाद के खाने में वो नशीला पदार्थ मिला देती है। अब उसको खा करके रात में नौशाद जो था बेहोश हो जाता है, होश-ओ-हवास उसका ख़त्म हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो अचेत पड़ा हुआ, उसके शरीर में जान नहीं है। रात के लगभग 2 बजे रजिया अपने भांजे रोमान को फ़ोन कर देती है कि आओ, तुम्हारा मामा जो है वो अब एकदम बेहोश हो चुका है, और आओ अब इसको ठिकाने लगा दिया जाए। नौशाद जो था अपने साथ एक दोस्त लेकर के आता है जिसका नाम है हिमांशु। हिमांशु बताया जा रहा है बिसौली गांव का रहने वाला है। अब ये दोनों पहुंच जाते हैं अपना बोलेरो वगैरह ले करके। रजिया जो थी पहले अपने हाथों से अपने पति नौशाद का गला दबा देती है। जब उसको समझ में आ जाता है कि मेरा पति मर चुका है तो वो अपने भांजे से कहती है कि अब तुम लोग इस लाश को ठिकाने लगाओ। तो अब ये लोग लाश को उठा करके पहले एक छोटे से बैग में और ट्रॉली बैग में डालने की कोशिश करते हैं। उस ट्रॉली बैग में जब लाश नहीं पड़ती तो ये लोग पहले लाश को गूंदते हैं कि खून वगैरह थोड़ा सा निकल जाएगा तो लाश हल्का हो जाएगा, तो अब इसको उठा करके सूटकेस में डाल देंगे। लेकिन फिर भी जब लाश उसमें आता नहीं है तो अब ये लोग प्लान करते हैं कि क्यों ना कमर के ऊपर का भाग छोटे छोटे टुकड़ों में काट दे और कमर का नीचे का भाग अलग अलग टुकड़ों में काट करके बड़ा वाला ट्रॉली बैग में भर देते हैं। और वो लोग करते भी ऐसा ही है, बड़े वाले ट्रॉली बैग में भर देते हैं। लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। उस ट्रॉली बैग में नौशाद जब सऊदी से आया था तो वो एयरपोर्ट पे उसका एक बारकोड लगा हुआ था। अब रजिया जो थी वो अनपढ़ थी, उसे इन बारकोड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो बारकोड लगा हुआ बैग है ट्रॉली बैग, अपने भांजे रोमान को दे देती और कहती इसी में ही ठिकाना लगा दो, ले जाओ कहीं दूर पहुंचा दो। अब रोमान जो था वो अपने दोस्त हिमांशु के साथ अपनी मामा का लाश अपने बोलेरो में रखता है, उस ट्रॉली बैग में रख करके, और ये लोग पहुंच जाते हैं तरकुलवा थाना के पकड़ी छापर पटखौली गांव में। वहां जाते हैं, एकदम सुनसान इलाका था, खेत में
उस लाश को ठिकाने लगा देते हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि रजिया जो थी अपने भांजे से लगातार लोकेशन वगैरह ले रही थी, पूछ रही थी कि लाश ठिकाने लगी या नहीं लगी। जब वो कन्फर्म हो जाती है कि उसका भांजा जो है उसके पति की लाश को ठिकाने लगा दिया है, तो वो फ़ोन कट करके आराम से सो जाती है। और इधर जब ये दोनों लाश को ठिकाने लगा करके आराम से घर आ जाते हैं, और जब अगले दिन उस गांव का जितेंद्र गिरी को जब ये लाश मिलती है तो पुलिस को इस आधार पर सूचित किया जाता है, और पुलिस इस पूरी कार्रवाई करती है और इस पूरी घटना को उजागर कर देती है। जब ये घटना उजागर होती है तो पुलिस हैरान हो जाती है कि आखिर इन छोटी छोटी बातों पर कैसे कोई महिला अपने पति की हत्या कर सकती है। खैर पुलिस भी कह रही है कि बहुत जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी। एसपी जो अरविंद वर्मा है उन्होंने भी कहा है। और नौशाद का जो परिवार है उसके 2 भाई हैं, एक भाई बताया जा रहा है कि वो भी सऊदी में रहता है और एक भाई मुंबई में रहता है, और एक बहन है उसकी। बहन ने एफआईआर दर्ज करवाई है अपनी भाभी के ऊपर और रोमान के ऊपर, और रोमान का जो दोस्त है हिमांशु उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया गया। और इन लोगों के खिलाफ मांग की है परिवार ने कि इन लोगों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दिलवाई जाए। इन्होंने एक हंसता खेलता हुआ पूरा परिवार बर्बाद कर दिया है। खैर इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जागरूक करना इस कहानी के माध्यम से। आप क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर के, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। आगे फिर एक नई कहानी के साथ नई वीडियो में मैं आपके साथ फिर से आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।